तो हेलो बच्चों, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बहुत छोटा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर है ये। कुछ ही टॉपिक्स हैं, इसको समझते हैं। तो हम यहाँ पे फॉरेस्ट की बात करेंगे कि सबसे पहले भाई फ्लोरा फोना हमारे यहाँ का है, प्लांट्स एनिमल्स कितने हैं, कैसे हैं। और फिर हम बात करेंगे उसके बाद कि यहाँ पे बाकी हम उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। पहले चैप्टर बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब ये चैप्टर काफी ज्यादा शॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ भी याद करने लायक नहीं है कि हम लोग सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सबके अपने हैबिटेट्स हैं, चाहे हमारी बात करें, चाहे प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें। और इसी के साथ साथ हम लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, और इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है, तो बायोडाइवर्सिटी का बेटा मीनिंग ही ये होता है बायोलॉजिकली डाइवर्स। यानी भाई हम लोग जो जिंदा चीजें हैं वो कैसे भिन्न भिन्न हैं, तो उसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो हम लोग अपने फॉर्म में, फंक्शन में, यानी प्लांट्स अलग दिखते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे भी अलग अलग दिखते हैं, और फिर इंसान और पेड़ पौधे और जानवर तो अलग दिखते ही हैं। हम लोग एक दूसरे से काम में भी अलग है, तो यानी फंक्शंस में भी अलग है, फॉर्म में भी हम अलग है। और इसी के साथ हम लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हें हमारी जरूरत है और हमें उनकी जरूरत है। इसके बाद अगली चीज आती है फ्लोरा फोना इन इंडिया। तो बेटा सबसे पहले फ्लोरा फोना, प्लांट्स एनिमल्स। यानी फ्लोरा का मतलब होगा प्लांट्स और फौना का मतलब होगा एनिमल्स। ये चीज दिमाग में सेट कर लेना अच्छे से। तो अलग अलग तरह के जो प्लांट्स एनिमल्स हैं बहुत जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है। पैसा के मामले में नहीं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मामले में। यानी जो बायोलॉजिकली डाइवर्स स्पीसीज, यानी अलग अलग तरह के जो प्लांट्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स जो मिलते हैं, वो इंडिया में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, डिफरेंट वेराइटीज हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ, और इसका मेन रीजन है ना कि यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर ठंडा इलाका है, ईस्ट वाला इलाका अलग है, हमारा वेस्ट जहाँ राजस्थान में मैं रहता हूँ वो इलाका अलग है, साउथ वाला इलाका अलग है। तो हमारे यहाँ पे हम लोगों को जियोग्राफिकल बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इस कारण अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो इंडिया में सर्वाइव कर पाती हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद हमारी डेली लाइफ के अंदर जो अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पर हम काफी ज्यादा आजकल डिपेंडेंट रहने लग गए हैं। तो हमें एक जरूरत है कि हम उस एनवायरनमेंट को बचाएं। तो इसलिए हमारा टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कि इंडिया में हम कैसे फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। तो देखो, कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हम उसको बहुत ज्यादा यूज करते जा रहे हैं। तो कंजर्वेशन के कारण इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रिजर्व हो जाती है, यानी जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं वो रह पाते हैं। हमें पता है कौन सा कम हो रहा है, किसको बचाना है। और देखो, अगर मान लो जर्मन शेफर्ड डॉग खत्म हो जाए दुनिया से, तो नया जर्मन शेफर्ड डॉग हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। हमें वो बाय नेचर मिला था, वो रिप्रोड्यूस कर रहा था, तो नए नए जर्मन शेफर्ड आ रहे थे। अब अगर कोई वैरायटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर उसके बाद उस तरह की वैरायटी और हम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते खुद से। अगली चीज आती है इसके बाद, हम लोग अलग अलग तरह के जो जानवर हैं, फिशरीज हैं, या फिर अलग अलग तरह की क्रॉप हैं, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इसको बचाने के लिए यहाँ पे एक एक्ट लॉन्च की जाती है जिसका नाम है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखते हैं इसको बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ी डेट्स हैं, है ना, ज्यादा नहीं है, एक दो ही है। तो देखो, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लॉन्च की गई थी। इसमें सारे प्रोटेक्टेड स्पीसीज की एक लिस्ट बनाई गई, और इसी के साथ साथ जो बाकी बची हुई पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब जिसमें भी ऐसी कोई पॉपुलेशन है जो बहुत खतरे में है, तो उसकी लिस्ट इसमें शामिल की गई थी। देखो, इसको अपने को बचाना है। इसके अंदर किसी भी तरह की हंटिंग, उनको बेचना, खरीदना, या फिर किसी भी तरह का वाइल्ड मतलब शिकार करना, तो ये सब कुछ बैन कर दिया गया, यानी जानवरों को बचा दिया गया। और इसके लिए बहुत सारे स्टेट्स ने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनवाए। ये बहुत जरूरी होता है। इसके बाद एक चीज आती है, टाइगर एंड द वन हॉर्न राइनोसोरस एंड द कश्मीरी स्टैग और द हंगुल, थ्री टाइप ऑफ क्रोकोडाइल्स। यानी ये सारी वो जानवरों की लिस्ट है जो अलग अलग स्टेट्स ने कहा कि हम इन जानवरों को बचाएंगे, जिसके यहाँ जो भी जानवर है, क्योंकि ये जानवरों की स्पीसीज एंडेंजर्ड है, यानी ये बहुत कम बचे हैं और कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो सब स्टेट्स ने इनमें से किसी न किसी जानवर को बचाने की जिम्मेवारी ली, जो भी उनके स्टेट में पाया जाता है। इसके बाद लॉन्च होता है प्रोजेक्ट टाइगर। ये इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस के कारण, मतलब देखो, इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट में जब देखा कि कौन कौन से जानवर बहुत कम बचे हैं, तो उसमें पता लगा कि जो टाइगर है, जब 20th सेंचुरी शुरू हुई थी, यानी 1900 वाला टाइम स्टार्ट हुआ था, जब टाइगर थे 55,000। लेकिन उसके बाद आज 1972 के आसपास आते आते
सिर्फ 1827 टाइगर्स ही बचे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है पूरा ये। फिर इसके बाद इसलिए 1973 में इन ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, जिसका मेन टारगेट यही था कि हम कैसे टाइगर्स को बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले टाइगर्स से ट्रेड करना, उनको खरीदना, बेचना, और इसी के साथ साथ क्योंकि वो लगातार कम होते जा रहे हैं, हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, और हम जो उनके प्रेज हैं यानी उनका शिकार है उसको भी खत्म कर रहे हैं दूसरे जानवरों को। तो इस कारण टाइगर कम हो गए। टाइगर की स्किन का यूज बहुत किया जाता है, देखा होगा आप लोगों ने मूवीज वगैरह में कि कैसे वो टाइगर की स्किन बिछाई होती है, उसको रॉयल माना जाता है, टाइगर की स्किन के कपड़े पहन लेते हैं। तो उसके कारण टाइगर के जो टीथ होते हैं, तो टाइगर की जो बोन्स होती है आई मीन, तो उन बोन्स को भी यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पज के लिए। तो इस कारण टाइगर तेजी से आज के समय कम हो गए। अब बात करें टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो इंडिया और नेपाल को मिला के पूरी दुनिया की 2/3 यानी 66% टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया और नेपाल में ही। इसलिए इंडिया और नेपाल मेन सेंटर बन गए टाइगर को हंट करने के लिए। फिर इसके बाद बहुत सारे लोग इधर क्योंकि हंटिंग के लिए आने लगे, तो स्ट्रिक्ट लॉज बनाना जरूरी था। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसी कारण लॉन्च किया गया, और इसका मेन मकसद आप समझ ही गए होंगे, टाइगर्स को बचाना। फिर इसके बाद बेटा एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, इसको स्टार्ट लगा लेना है यहाँ पे, कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और जो इस तरह के यहाँ पे 6-7 ये अलग अलग टाइगर रिजर्व दिए हुए हैं, इसके नाम पूछ लिए जाते हैं कौन सा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में बना हुआ है। तो आपको इन सब के नाम याद करने हैं, जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, सुंदरबन डेल्टा है तो इसलिए सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सारे अलग अलग टाइगर रिजर्व है। अगली चीज आती है इसके बाद कि जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आई, उसमें आगे कुछ चेंजेस किए गए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आप देखोगे 1980 और 1986 के अंदर इसमें बटरफ्लाईज, मोथ्स यानी छोटे छोटे ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, इनको भी ऐड किया गया कि हमें इनको भी बचाने की नीड है। पहले तो सिर्फ जानवरों को ऐड किया गया था बड़े बड़े। फिर 1991 में और एक स्टेप आगे लिया गया, पहली बार इस लिस्ट के अंदर प्लांट्स को ऐड किया गया। तो टोटल 6 प्लांट की स्पीसीज को ऐड किया गया इस लिस्ट में जिनको बचाने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि अब अगली चीज है कि हम कैसे, जैसे आप यहाँ पे टॉपिक का नाम देखोगे, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, है ना, और वो किस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें ये देखने की जरूरत है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 3 तरह के प्लांट्स की स्पीसीज को स्पेसिफाई किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट हमारे पास 3 टाइप के हैं। सबसे पहले देखो, रिजर्व फॉरेस्ट का मीनिंग ये होता है ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे कीमती पेड़ हैं और उनको बचाने के लिए उस फॉरेस्ट को रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाए। दूसरा तरह का फॉरेस्ट होता है हमारे पास प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, ठीक है, पेड़ कटते जा रहे हैं वहां पे, जरूरी नहीं है वहां पे वैल्यूएबल ट्रीज हो या ना हो, पर वो फॉरेस्ट बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, तो उसको डिक्लेयर करा जाएगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और लास्ट में होता है अनक्लास फॉरेस्ट, जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, उसको गवर्नमेंट, ट्राइबल कम्युनिटीज, हम लोग प्राइवेट पीपल उसको यूज कर सकते हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट की बात करेंगे, आधे से ज्यादा जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो रिजर्व में आता है, और उसमें वैल्यूएबल ट्रीज होते हैं जिनको बचाना बहुत जरूरी है, या फिर वैल्यूएबल एनिमल्स होते हैं वहां पे। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करेंगे तो जो 1/3 फॉरेस्ट का टोटल एरिया है वो प्रोटेक्टेड माना जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और इसको रोका जाता है कि ये और खत्म ना हो। ठीक है, अनक्लास फॉरेस्ट में जैसा मैंने बताया कोई भी इसको यूज कर सकता है, इसमें फॉरेस्ट, वेस्टलैंड सबसे बिलोंग करते हैं, मतलब वो सबके लिए ओपन है। रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मिला के परमानेंट फॉरेस्ट बोला जाता है, और परमानेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट जैसे यूज करती है टिम्बर वगैरह उगाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे कोई आ नहीं सकता, तो टिम्बर उगाया जाता है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा एरिया है परमानेंट फॉरेस्ट का, जो कि है 75%, यानी मध्य प्रदेश का जितना भी फॉरेस्ट लैंड है उसका 75% ओनली कौन सा है, यहाँ पे परमानेंट फॉरेस्ट है। इसके बाद अगली बात करते हैं, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और इस जैसे कुछ स्टेट्स में रिजर्व फॉरेस्ट काफी ज्यादा है, और बिहार, हरियाणा, पंजाब में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट काफी ज्यादा है। ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से बताया हुआ है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कि कैसे कम्युनिटीज मिलके कंजर्व करती हैं सारे इकोसिस्टम को। ठीक है, तो देखो जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं वो हमेशा से अपने नेचर को बचाती हैं ही हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज का यही मकसद रहा है, नेचर को वर्शिप करना, नेचर को बचाना, धरती, वायु, आग, पानी, इन सब की पूजा करना, वो यही करते आए हैं हमेशा से। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ और इसका मेन मकसद यही होता है कि भाई अपने जो इनको देवी देवताओं की तरह मान के या कैसे भी हम लोग फॉरेस्ट को बचा सके।
तो जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान के अंदर, वहां पे विलेजर्स ने, गवर्नमेंट ने जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च की, तो उसके अंतर्गत मतलब जो मरी थी वहां पे इलीगली, तो उसको रोका और इसका हवाला देके कि भाई ये एक्ट है तो आप इसके कारण यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। पर ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोगों ने गवर्नमेंट को इंटरवीन करने नहीं दिया, खुद ही सारा मामला हैंडल कर लिया। जैसे राजस्थान के ही अलवर जिले के अंदर अगर हम बात करते हैं, 1200 हेक्टेयर की, 5 गांव के मिला के 1200 हेक्टेयर की जमीन लोगों ने अपनी इकट्ठी की, फॉरेस्ट की जमीन, उसको डिक्लेयर कर दिया भैरव देव डाकव सोनचुरी। भैरव देव डाकव सोनचुरी में उन्होंने कहा कि हमारे रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, किसी को कोई इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई हंटिंग वगैरह और कुछ भी इस तरह की कोई भी चीज नहीं होगी, ताकि उस फॉरेस्ट को बचाया जा सके। तो लोगों ने खुद ने ही उसको डिक्लेयर कर दिया विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसके बाद कुछ फेमस मूवमेंट्स हैं, जैसे चिपको मूवमेंट, जिसमें लोग पेड़ से चिपक गए थे पेड़ों को बचाने के लिए, हिमालयाज में ये शुरू हुई थी, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिखता है, जहाँ लोगों ने पेड़ों को बचाया, पेड़ों को लगाया, उसके लिए लड़े। और ऐसे ही हमें बहुत सारे एफर्ट्स देखने को मिलते हैं बहुत सारी कम्युनिटीज के। जैसे बीज बचाओ आंदोलन हुआ था, टिहरी डैम जब बना था तो वहां पे बीज बचाओ आंदोलन किया गया था और नवदन्य आंदोलन किया गया था। तो ये अलग अलग तरह के जो सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जिसमें लोगों के द्वारा जमीनों को बचाया जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मेन कोशिश ये भी की जाती है कि विदाउट केमिकल का यूज करें हम लोग कैसे अच्छी से अच्छी खेती कर सकते हैं, जो कि सस्ती हो, अच्छी हो और प्रॉफिटेबल हो। फिर इसके बाद एक नई चीज आती है JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो बेटा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है? जॉइंटली हम फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे, यानी सरकार भी हमारी मदद करेगी और हम लोग भी फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे। तो जो लोकल कम्युनिटी है वो सरकार या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर फॉरेस्ट को मैनेज करती हैं, इसके बदले उन्हें कुछ गिफ्ट मिलता है, तो वो देखते हैं अपने। यहाँ पे आता है आपका ये टॉपिक, देखो कि ये प्रोग्राम सबसे पहले लॉन्च किया गया था ओडिशा में 1988 के अंदर। 1988 में जब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया तो इसका मेन मकसद यही था कि कैसे ये लोग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। तो 1988 में JFM पहली बार लॉन्च होता है और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो लोग हैं वो फॉरेस्ट को बचाते हैं। और अगर वो फॉरेस्ट को बचाने में कामयाब रहते हैं या इसके बदले उनको नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स जो हैं, यानी फल फ्रूट या जो भी वहाँ पे है फॉरेस्ट में जो उनके काम आ सकता है, वो उनको दिया जाता है। और अगर सक्सेसफुली फॉरेस्ट को बचा ले तो उनको कुछ टिम्बर, टिम्बर क्या होता है, बार बार वर्ड आ रहा है, एक लकड़ी होती है जिससे फर्नीचर बनाया जाता है, काफी अच्छी और कीमती लकड़ी होती है ना। फिर इसी के साथ साथ अब यहाँ पे फॉरेस्ट बचाने के लिए इनको कभी कभी टिम्बर भी दे दिया जाता है, तो इस कारण लोकल कम्युनिटीज का भी बेनिफिट रहता है और गवर्नमेंट को भी हेल्प मिल जाती है। और हमें इस चैप्टर से ये चीज समझ आती है कि विदाउट लोकल कम्युनिटीज फॉरेस्ट को बचाना बहुत मुश्किल है और इंडिया में अभी बहुत लंबा रास्ता है इसके लिए, बहुत आगे तक हमें जाना है। अब अगली चीज है यहाँ पे एक पैराग्राफ बचता है सेक्रेड ग्रुप। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? ये जो धर्म से रिलेटेड होते हैं। तो भाई क्या होता है, धर्म से रिलेट करके हम बहुत सारे एनिमल्स को, प्लांट्स को और बहुत सारी स्पीसीज को बचा पा रहे हैं, क्योंकि आज के समय अगर हम उसको धर्म से रिलेट कर रहे हैं तो हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी काम करेंगे। जैसे बहुत ज्यादा गौशाला है और बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं यहाँ पे, और हम जैसे पीपल का पेड़ है, बनियन का पेड़ है, उसको कटने नहीं देते। तो ये सारी चीजें हमारे धर्म से रिलेट होकर इन पेड़ों को बचाती हैं। अब यहाँ पे यही बताया गया है, जैसे मुंडा, संथाल, ये जो ट्राइबल ग्रुप थे पहले, तो इन लोगों ने महुआ पेड़ की वर्शिप करते थे, कदम्बा पेड़ की वर्शिप करते थे, तो इसलिए इसको ये बचाते थे। ब्रैकेट में जो नाम है वो इनका साइंटिफिक नेम है। और इसी के साथ साथ वो इनको बचाते थे क्योंकि इनकी पूजा करते थे। उड़ीसा बिहार में टैमरिंड और मैंगो के पेड़ की बहुत माना जाता है, इमली का पेड़ जो मैंगो का पेड़ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इसकी पूजा की जाती है, तो इसको बचाया भी जाता है। और इंडिया में ऐसा होता है कि अलग अलग माउंटेन पीक, प्लांट्स, एनिमल्स, सबको कहीं ना कहीं डिवोट करके हम लोग उनको बहुत सेक्रेड मान के, धार्मिक मान के उनको बचाते भी हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। और जैसे राजस्थान में बिश्नोई विलेजेस हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो जानवर हैं वो एक साथ मिलजुल के हमारे ही एरिया में रहते हैं, पर उनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि वो हमारे धर्म का हिस्सा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ये समझ आया हो सारा चैप्टर, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।